हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड माही एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद धैर्य। आज हमारे मार्च मंथ का पहला मंडे है और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे स्पेक्ट्रम बुक का चैप्टर नंबर 10 जो कि है बिगनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। लेकिन इस बार हम करने जा रहे हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस सीरीज के इस वीडियो लेक्चर के लास्ट मैं आपको एक मेंस के क्वेश्चंस दूंगी जो इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, ठीक है। और अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है और समझा है तो आप उस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिगनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया, कि इंडिया में मॉडर्न नेशनलिज्म के ग्रो के लिए कौन कौन से फैक्टर्स थे, क्या क्या रीजन थे, हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो फैक्टर्स पर अगर हम बात करें ना तो दो फैक्टर्स मेन थे कि जो कॉलोनी मतलब ब्रिटिश के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जो भी उनकी पॉलिसीज थी वो, और उनके रिएक्शन में हमने जो भी काम किया वो, ये दोनों आता है मॉडर्न नेशनलिज्म के तहत। पहला तो ये बात हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मॉडर्न नेशनलिज्म को प्रभावित कर रही थी, जैसे फॉरेन में जो भी हो रही थी, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जिससे हमने सीखा कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, ओके। इंडियन रेनेसेंस हो गया था इंडिया में, मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया, इंडिया में ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी मॉडर्न मॉडर्न इनिशिएशन किया गया था वो सब, रिएक्शन टू ब्रिटिश इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसीज इन इंडिया, इंडिया में ब्रिटिश की जो भी पॉलिसीज थी उसके रिएक्शन में हमने जो भी काम किए हैं वो भी इसके तहत ही आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडर्न नेशनलिज्म के ग्रोथ में, ठीक है। चलिए हम उस पर बात कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स पे बात कर लेते हैं जो कि हमारे इंडिया में मॉडर्न नेशनलिज्म के ग्रोथ में बहुत ही हेल्पफुल हुए थे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इन इंडियन एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट, मतलब कि इंडियन लोग इस चीज़ को समझ गए थे कि जो कॉलोनियल रूल अपना बना रहे हैं वो इंडियन इंटरेस्ट से कॉन्ट्राडिक्टरी करता है, मतलब कि दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। इसका मतलब ये है कि पीपल रियलाइज दैट कॉलोनियल रूल वॉज द मेजर कॉज ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, मतलब कि इंडिया की इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का पीछे जो रीजन है वो है कॉलोनियल रूल, उनके द्वारा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं वो इसके कारण है। और इंडियन जब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडियन इंटरेस्ट के खिलाफ है तो हम किस किस को शामिल कर रहे हैं यहाँ पे, तो इंडियन इंटरेस्ट में हम सारे सेक्शन एंड क्लासेस को शामिल कर रहे हैं, जैसे कि पीजेंट्स, आर्टिसंस, हैंडीक्राफ्ट्समैन, वर्कर्स, इंटेलेक्चुअल्स, एजुकेटेड एंड कैपिटलिस्ट, सारे लोगों के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि सारे लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ थी हमारी जो भी कॉलोनियल पॉलिसीज थी। सेकेंड पॉइंट है पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, मतलब कि यूनिफाई हो गया था कंट्री। जैसे कि हम जानते हैं ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, मुगल के टाइम में हमारे जो इंडिया की जो टेरिटरी थी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। लेकिन अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की भी बात करें ना तो वो उनकी जो टेरिटरी थी वो आसाम से लेके यहाँ पे काबुल एंड कांधार तक थी ऊपर में इधर। और नॉर्थ में अगर हम बात करें तो हिमालयन रीजन से लेके यहाँ तक थी, है ना, यहाँ तक थी। इसके नीचे वाले पे एरिया पे उनका कंट्रोल नहीं था। लेकिन अगर वहीं हम बात करते हैं ये ब्रिटिशर्स की, तो ये आप देख सकते हैं आसाम से लेके खैबर पास, खैबर पास जो कि पाकिस्तान का पार्ट है, और हिमालयन रीजन से लेके ये केप कोमोरीन तक ये इनका वर्चस्व था, ठीक है। अब केप कोमोरीन का मतलब समझते हैं कि केप कोमोरीन का मतलब होता क्या है। तो केप कोमोरिन में केप का अर्थ होता है, केप मीन्स द लैंड इन्फिल्ट्रेटेड इनटू द सी। कहीं आप देखते हैं ना कि समुद्र है, समुद्र के किनारे के जो एक एरिया होता है उठा सा जो पानी से बाहर आ रहा होता है उसे केप कहते हैं, ठीक है, केप होता है। और कोमोरिन क्या है, तो कोमोरिन कुछ नहीं, कन्याकुमारी का ही पुराना नाम कोमोरिन है। तो इस तरह से केप कोमोरिन तक, यहाँ तक ये वाला जो रीजन है यहाँ तक फैला हुआ था हमारा ब्रिटिश का पूरा साम्राज्य। तो इसे मैं थोड़ा सा आपको मैप में भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये इंडिया का साउथ वाला रीजन है ना, एक सेकेंड, ये इंडिया का साउथ वाला, ये तमिलनाडु वाला रीजन है, ये केरला वाला रीजन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं केप कोमोरिन है। ये देखिए केप कोमोरिन, पता नहीं अभी दिख पा रहा है कि नहीं आपको, ठीक है। ये केप कोमोरिन वाला रीजन है, इसे कहते हैं। अगर मैं छोटे मैप में दिखाऊं तो ये रीजन देखिए, ये देखिए, ये केप कोमोरिन है, ये यहाँ पे, ठीक है। तो इसे कहते हैं केप कोमोरिन। तो ब्रिटिशर्स के टाइम में पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक यूनिफिकेशन हो गया था पूरी की पूरी कंट्री का। उसकी वजह से लोगों के इकोनॉमिक फेट भी आपस में जुड़ गए थे। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि इकोनॉमिक फेट ऑफ द पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन लिंक टुगेदर, जैसे कि एक रीजन में अगर अकाल आया है ना तो उसका असर दूसरे रीजन पे भी पड़ता था, वहाँ के लोग भी, दूसरे रीजन के लोग भी प्रभावित होते थे उससे। तो इकोनॉमिक फेट लोगों के आपस में जुड़ गई थी। फिर मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ब्रॉट पीपल्स एंड लीडर्स
फ्रॉम द डिफरेंट रीजन टुगेदर। बहुत सारे अलग अलग जगह के जो लोग थे, लीडर्स थे, वो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से आपस में जुड़ गए थे और पॉलिटिकल आइडियाज एक दूसरे से शेयर करने लगे थे, इकोनॉमिक इश्यूज पे बात करने लगे थे, जैसे कि अच्छा आपके यहाँ भी इतना रेवेन्यू लगाते हैं लैंड पे, हमारे यहाँ भी इतना लगाते हैं। तो इस तरह से बातें होने लगी और पॉलिटिकल आइडियाज शेयर होने लगे कि अच्छा हमें करना क्या है, क्या कैसे किस तरीके से हमारे को अपना जो आगे का जो भी प्रोग्राम है उसे करना है। ये पॉलिटिकली बात होने लगी, इकोनॉमिक इश्यूज पे बात होने लगी, तो लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ने लगे मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। अब तीसरा रीजन क्या था मॉडर्न नेशनलिज्म के ग्रोथ का, वो है वेस्टर्न थॉट। तो वो है वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन। वेस्टर्न थॉट जैसे कि मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज जैसे कि रूल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, लिबरल रेडिकल थॉट, सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड नेशनलिस्ट आइडियाज, ये सब हम लोग समझने लगे, इन सब चीज़ों का महत्व हमें समझ में आने लगा। इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन या इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लोगों को, लीडर्स को कम्युनिकेट करने में। बहुत सारे अलग अलग रीजन के जो लोग होते थे उनकी लैंग्वेज अलग होती थी, बट इंग्लिश लैंग्वेज जो थी उन्हें जोड़ने का काम की। उसके अलावा जो हायर स्टडीज़ के लिए जैसे कि डॉक्टर्स और लॉयर्स जब विदेश जाने लगे हायर एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने कंपेयर किया कि वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स में लोगों को जो राइट्स दिए गए हैं वो इंडियन लोगों को जो राइट्स दिए गए हैं उससे कैसे हैं। तो हमें कंपेयर करके ये पता चला कि जो वहाँ पे जो राइट्स हैं लोगों को, वो बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं और हमें तो इंडिया में बेसिक राइट्स भी नहीं दिए गए हैं, जबकि वही लोग हमारे यहाँ राज कर रहे हैं, उन्हें तो ये चीज़ पता है क्या राइट्स होती है एंड ऑल। ठीक है। उसके बाद इंग्लिश उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि इंग्लिश एजुकेशन की वजह से जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया था वो बढ़ गया था, जो कि फ्यूचर में लीडरशिप का रोल इन्होंने निभाया है। कहाँ? इंडियन पॉलिटिकल एसोसिएशन में, एसोसिएशंस को इंडियन पॉलिटिकल एसोसिएशन में। ठीक है। तो ये वेस्टर्न थॉट और एजुकेशन का ये फायदा हुआ। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। ठीक है। तो उस टाइम बहुत तरह तरह के जो प्रेस थे उस टाइम छपा करते थे, वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी। ठीक है। तो उनका काम क्या होता था, तो ये जो भी ऑफिशियल्स की जो खराब पॉलिसीज थी उसको ये क्रिटिसाइज करते थे और लोगों को अर्ज करते थे यूनाइट होने के लिए। उसके अलावा हम अगर बात करें तो प्रेस ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है मॉडर्न आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए, सेल्फ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, सिविल राइट्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इस आइडियाज़ को ग्रोथ करने में। उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट रीजन के जो नेशनलिस्ट हमारे लीडर हुआ करते थे वो आपस में इन प्रेस के जरिए अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ को शेयर करते थे एक दूसरे के बीच में। ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। कैसे? तो पहले इसको समझने के लिए हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि अंग्रेज लोगों ने हमारे दिमाग में ना एक मिथ डाला था। किस तरह का मिथ था? तो कि इंडिया हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सर्विलिटी टू फॉरेन रूल्स, कि हम गुलामी की दास्तां बहुत लंबे समय से जीते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, हम गुलामी में ही रहे हैं फॉरेन रूल्स के। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट जो रूल आता है, ना सिर्फ इंडियन स्कॉलर का बल्कि यूरोपियन स्कॉलर्स का भी। जैसे कि यूरोपियन स्कॉलर्स में हम बोल सकते हैं मैक्स मुलर, इंडियन स्कॉलर्स में हम स्वामी विवेकानंद का नाम ले सकते हैं। ये सब स्कॉलर्स ने क्या किया, क्रिएटेड अ इंटायरली न्यू पिक्चर ऑफ इंडियाज पास्ट। इंडिया के पास्ट के पिक्चर को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये पता चलता है हमें कि जो हमारा जो इंडियन पास्ट था वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप था, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली बहुत ही डेवलप था। इसके अलावा हम लोग का जो ट्रेड था वो आउटसाइडर वर्ल्ड से था। हम लोग आर्ट एंड कल्चर में, सिटीज़ बनाने में बहुत ही ज़्यादा डेवलप थे। हमारी हिस्ट्री कुछ ऐसी रही थी। तो ये भी हमें पता चला। और उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि द थ्योरी पुट फॉरवर्ड बाय यूरोपियन स्कॉलर्स that Indo-Aryan belong to the same ethnic group from which the other nations of Europe had evolved। मतलब कि इंडो आर्यन ग्रुप के जो लोग हैं वो उसी एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिसे यूरोपियन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एक भेद था ना कि वाइट स्किन वाले जो लोग होते हैं वो सुपीरियर होते हैं, ब्लैक स्किन वाले जो लोग होते हैं वो इन्फीरियर होते हैं, ये यहाँ से भी मिट जाता है क्योंकि सेम एथनिक ग्रुप से थे। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है कि हमारी हिस्ट्री अच्छी थी, हम सेम एथनिक ग्रुप से आते हैं, तो ये पूरा का पूरा इस मिथ को हटाने का काम करता है कि और लोगों में कॉन्फिडेंट जगाता है कि नहीं हम भी मतलब गुलाम नहीं है, हम इन्फीरियर नहीं है। ठीक है। अपनी हिस्ट्री के बारे में हमें प्राउड फील कराता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्रेसिव कैरेक्टर ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट।
हमारे जो भी रिलीजियस में जो भी खराब चीज़ें थी, सोशल इविल्स था, हमने उसे रिमूव किया। जो हमारे राजा राम मोहन राय एंड ऑल आते हैं, तो उन लोगों ने काफ़ी हेल्प की थी कि सोशल इविल्स को हटाया जा सके, और हुआ भी था। जैसे कि सती प्रथा को हटाया गया था, विडो रिमैरेज को स्टार्ट किया गया था, इंडियन गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया गया था। इस रिफॉर्म ने भी कहीं ना कहीं हेल्प किया है मॉडर्न नेशनलिज्म को ग्रो करने में। फिर 7th पॉइंट आता है राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंस है। इसके बारे में हमने पहले भी बात की फ्रेंड्स, कि इस पूरे मिडिल क्लास ने ना एक तरह से लीडरशिप प्रोवाइड किया है इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ऑल इस स्टेजेस, मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑल स्टेजेस पे इसने लीडरशिप प्रोवाइड किया है, इस क्लास ने, मिडिल क्लास ने। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 8 है। तो यहाँ पे है इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में भी बहुत सारे कंटेम्प्रेरी मूवमेंट चल रहे थे, जैसे कि राइज ऑफ अ नंबर ऑफ नेशंस ऑन द रूइंस ऑफ स्पेनिश एंड पोर्टुगीज एम्पायर, मतलब कि स्पेनिश और पोर्टुगीज एम्पायर जहाँ जहाँ भी थे, तो उन सबको हटा के अपना अलग अलग, मतलब कि एक जो राज्य है वो उभर रहा था, बहुत सारे राज्य उभर रहे थे। ठीक है, उसके अलावा नेशनल लिबरेशन मूवमेंट ऑफ ग्रीस, इटली एंड आयरलैंड, इस सब से भी हम काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, जो इनका लिबरेशन मूवमेंट चल रहा था उससे। ठीक है, और उसके बाद जो 9th पॉइंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिएक्शनरी पॉलिसीज एंड रेशियल एरोगेंस ऑफ द रूलर्स। अब यहाँ पे क्या है कि रिएक्शनरी पॉलिसीज, जो उनकी जो पॉलिसीज थी, जैसे कि लिटन की पॉलिसी थी रिडक्शन ऑफ द मैक्सिमम एज ऑफ, जो सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता था उसमें 21 साल से घटा के 19 साल कर दिया गया था, 1876 का है। उसके अलावा दिल्ली दरबार 1877 में, जहां हम पूरे देश में देखते हैं कि अकाल पड़ा हुआ है, भयंकर अकाल पड़ा है, वहां पे आप दिल्ली दरबार करा रहे हैं, एक भव्य स्वागत करा रहे हैं जिसमें लाखों करोड़ों रुपए वेस्ट किए जा रहे हैं, और हमारी जनता मतलब भूखे त्राही तराही कर रही है, वैसी हालत में ये दिल्ली दरबार कराया जाता है। तो ये एक पॉलिसी जो इसकी थी। 1787 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट दोनों आया था 1878 में। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसके तहत जितने भी वर्नाकुलर लैंग्वेज में प्रेस छप रहे थे उन पे पाबंदी लगाई थी। उसके बाद आर्म्स एक्ट, ये दोनों के दोनों जो एक्ट थे ना, वो इनकी पॉलिसीज को दिखा रहे हैं। रेशियल एरोगेंस में क्या होता है कि एक इल्बर्ट बिल आया था, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिपन के टाइम में आया था। इसमें क्या ना कि रिपन एक प्रस्ताव ला रहे थे जिसमें जो इंडियन जज थे, वो जो ब्रिटिशर्स, जो यूरोपियंस थे कन्विक्ट, उनके खिलाफ जजमेंट दे सकते थे। इस तरह का जो ये बिल आया था ना, उसमें बहुत कंट्रोवर्सी हुई कि एक कोई इंडियन जो है, वो ब्लैक आदमी जो है, वो यूरोपियन कन्विक्ट को कैसे सजा दे सकता है। तो इस तरह से इतनी छोटी सी बात पे उन्होंने इतना, मतलब इस बिल पे इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी कि रिपन को वापस करना पड़ा था इस बिल को। ठीक है, तो इस तरह से हमने 9 पॉइंट्स डिस्कस किए फ्रेंड, जो फैक्टर्स थे इंडियन नेशनलिज्म के ग्रो करने में इंडिया में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हमारा एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये 68 बीपीएससी का एक क्वेश्चन है। ठीक है, कि डिस्कस द फैक्टर्स फॉर द एमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट को एमरजेंस करने में क्या क्या फैक्टर्स थे उस पर डिस्कस करना है। हाउ इट गैव डायरेक्शन टू द फ्रीडम स्ट्रगल, इसने फ्रीडम स्ट्रगल को कैसे डायरेक्शन दिया। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली फैक्टर्स पूछा हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, तो आप इसको डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स थे, और इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं इसमें, सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को नहीं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स और भी लिखे जा सकते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर लिख के मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग फिर वहाँ डिस्कशन करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को लिख के मुझे भेज सकते हैं फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। तो इतना मुझे बर्दाश्त करने के लिए और इतना मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।